Hello and welcome to the द्रोणाज आईएएस। द्रोणाज आईएएस में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। जैसा आप सबको पता है, मैं हर रोज एक वीडियो के साथ हाजिर होता हूं। एक टॉपिक होता है उसमें, और उस टॉपिक के साथ साथ मैं उसके साथ जुड़े हुए और भी बहुत सारे मजेदार, इंटरेस्टिंग, अननोन पॉइंट्स के ऊपर भी बात करता हूं। ठीक वैसा ही एक पॉइंट लेके आज मैं हाजिर हुआ हूं, साइलेंट रेवोल्यूशन ऑफ बंगाल। इस पॉइंट के ऊपर तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो, इसमें आपको फायदा ये भी मिलेगा कि ये जो पॉइंट है, अगर आपको ये पॉइंट मतलब अनजाना लगता है कि आपको पता नहीं है ये पॉइंट एक्चुअली है क्या, इसके बारे में तो आपको पता चलेगा ही चलेगा, लेकिन साथ में आपको और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको जानने को मिलेगा। जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, साइलेंट रेवोल्यूशन इन बंगाल। तो यहाँ पे आपको बंगाल के ऊपर बहुत सारी जानकारी यहाँ पे मैं आज देने वाला हूं। ठीक है, तो साइलेंट रेवोल्यूशन ऑफ बंगाल के ऊपर चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। क्या है ये साइलेंट रेवोल्यूशन ऑफ बंगाल? किस घटना को हम लोग साइलेंट रेवोल्यूशन ऑफ बंगाल कहते हैं? रेवोल्यूशन, वो भी साइलेंट, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा कोई चीज पॉसिबल है? रेवोल्यूशन कभी साइलेंटली हो सकता है? हो सकता है, वही अभी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो कौन सा घटना है जिसे हम लोग साइलेंट रेवोल्यूशन कहते हैं, वो भी बंगाल के इतिहास में? वो ये है कि अक्टूबर महीना था, साल था 1760। ठीक है, साल 1760 अक्टूबर का महीना था। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अथॉरिटी था, उन्होंने मिर्जाफर को रिप्लेस किया था उसी के सन इन लॉ मीर कासिम के साथ। मतलब मीर कासिम को उन्होंने सिंहासन पर बिठाया और उसके फादर इन लॉ मीर जाफर को सिंहासन से हटा दिया। तो ये जो घटना हुआ, यानी ये जो तख्ता पलट किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अक्टूबर महीने में 1760 में, तो इस घटना को कहा जाता है साइलेंट रेवोल्यूशन ऑफ बंगाल। तो ये तो एक बात में हो गया साइलेंट रेवोल्यूशन ऑफ बंगाल। तो इस वीडियो का मतलब क्या बना? तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो इस बैकग्राउंड को अगर आप जानोगे, तब आपको ये घटना, मतलब ये जो एक मामूली सा घटना है कि मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बिठा दिया, ये इतना मामूली जितना हम लोग यहाँ पे हम लोगों को लग रहा है, ऐसा नहीं है। तो चलिए इसके अंदर हम लोग घुसते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो बंगाल के इतिहास के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगा, जो आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको जरूर मदद करेगा। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि रेवोल्यूशन क्या है। ये वर्ड रेवोल्यूशन तो हम सभी ने सुना है। तो रेवोल्यूशन शब्द कोई छोटा सा शब्द नहीं है। मतलब क्या है रेवोल्यूशन का? ठीक है, अगर हम लोग इसका डेफिनेशन देखें, तो रेवोल्यूशन एक बहुत भारी शब्द है। ये स्टेट और ए पॉलिटिकल रेजिम इज ओवरथ्रोन एंड देयरबाई ट्रांसफॉर्म्ड बाय ए पॉपुलर मूवमेंट इन एन इररेगुलर, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और वायोलेंट फैशन। एक चुनी हुई सरकार या एक स्थायी सरकार को जब अचानक से वायोलेंट तरीका हो या दूसरे कोई भी तरीके से उसको उसके जगह से हटा दिया जाए और एक नया हुजूम वहां पे राज करने के लिए आए, तो उसे हम लोग रेवोल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट मतलब रिसेंटली हम लोगों ने ये भी देखा कि हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा हुआ। लगभग 14-15 साल से जो सरकार बांग्लादेश पर रूल कर रहा था, अचानक भीड़ ने उन्हें भागने पर मजबूर किया। सरकार गिर गया, प्रधानमंत्री भाग गए, तो देश में एक नया सरकार वो बन गया था, मतलब बना है। तो ये जो घटना है, इसको भी वो लोग रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा, मतलब दूसरे तरीके से अगर हम लोग देखें कि रेवोल्यूशंस एंटेल नॉट ओनली मास मोबिलाइजेशन एंड regime change, but also more or less rapid and fundamental social, economic or cultural change during or soon after the struggle for state power। यानी रेवोल्यूशन के जरिए यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं? सोशल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, कल्चरल चेंज और भी बहुत सारे चेंज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी जो हम लोग टॉपिक, जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, यानी साइलेंट रेवोल्यूशन ऑफ बंगाल, उसमें तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, तो फिर उसे क्यों रेवोल्यूशन कहेंगे? तो चलिए थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करके देखते हैं, तब हमें पता चलेगा कि इस घटना को क्यों कहा जाता है और इसका इंपॉर्टेंस है क्या।
यहाँ पे स्क्रीन पे आप जो देख सकते हो, इस तरफ औरंगजेब और इस तरफ जो शख्स आप देख सकते हो, ये और कोई नहीं, ये बंगाल के पहले नवाब मुर्शिद कुली खां है। तो बंगाल के नवाबों के ऊपर पहले भी एक वीडियो मैं बना चुका हूं, आप लोग जाके देखिए वो वीडियो। तो उसमें भी मैंने इनके बारे में बात किया है। यह है नवाब मुर्शिद कुली खां, ठीक है। इनका अगर हम लोग अर्ली नाम देखें तो इन्हें हम लोग मोहम्मद हादी के नाम से जानते हैं, मोहम्मद हादी। और मैंने उस वीडियो में कहा था कि ये एक हिंदू ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ था। वो भी कहा, वो दक्षिण में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। डेक्कन प्लेटू दक्षिण में इनका जन्म हुआ था, दक्षिण में। और वहां पे एक ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ। और उस समय उनका नाम क्या था? उनका नाम था सूर्य नारायण मिश्रा। तो सूर्य नारायण मिश्रा, जिसे बचपन में खरीदा गया और उसका नाम रखा गया था मोहम्मद हादी, ठीक है। सूर्य नारायण मिश्रा जो एक ब्राह्मण के घर में जन्मा, वो भी दक्षिण में। सूर्य नारायण मिश्रा को बचपन में खरीदा था एक मुगल दरबारी ने, और उसने उसका नाम रखा था मोहम्मद हादी। और उसी मोहम्मद हादी से दक्षिण में मिला कौन? मुगल सम्राट औरंगजेब। जैसा हम सबको पता है, सन 1658 से लेकर 1658 से लेकर 1707 तक, लंबे समय तक, यानी लगभग 49 इयर्स औरंगजेब ने राज किया। और अपने शासन के लैटर हाफ में औरंगजेब दक्षिण चले आए। पहले तो बीजापुर गोलकोंडा को जीतने का सपना लेकर, दूसरा यानी उनका मेन जो मोटो था मराठाओं पर कंट्रोल करना। तो जो भी हो, जब वो दक्षिण चले आए और दक्षिण के पॉलिटिक्स में उलझ गए, तो यहाँ पे इस तरफ पूरब के तरफ यानी बंगाल, बंगाल में डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। और जैसे हम सबको पता है कि मुगल एम्पायर को सबसे ज्यादा रेवेन्यू बंगाल से ही मिलता था। जब औरंगजेब खुद दक्षिण में बिजी हुए, तो बंगाल से रेवेन्यू आना कम हुआ, जो औरंगजेब और मुगलों के लिए एक चिंता का कारण बना। औरंगजेब दक्षिण में मोहम्मद हादी से मिले, ठीक है। औरंगजेब दक्षिण में मिले मोहम्मद हादी से, और मोहम्मद हादी को औरंगजेब ने भेजा बंगाल, ठीक है। तो बंगाल में मोहम्मद हादी ने औरंगजेब की उम्मीदों से भी बढ़कर परफॉर्म किया, और बंगाल से मुगल सम्राट को बहुत सारा रेवेन्यू मिलता गया। औरंगजेब बहुत खुश हुए। तो ये वही मुर्शिद कुली खां है, यानी मोहम्मद हादी है। उनको ये जो मुर्शिद कुली नाम, ये भी औरंगजेब ने दिया। और ये वही मुर्शिद कुली है जिन्होंने औरंगजेब से परमिशन लिया, क्योंकि वो ढाका में अपने आप को सेफ महसूस कर रहे थे। तो ढाका से उनका जो था कैपिटल, वो उन्होंने मुर्शिदाबाद शिफ्ट किया था। उस समय मुर्शिदाबाद का नाम हुआ करता था मकसूदाबाद, ठीक है। तो मुर्शिदाबाद से मकसूदाबाद चले आए, सॉरी, ढाका से वो मकसूदाबाद आए और मकसूदाबाद का नाम रखा गया मुर्शिदाबाद। जिस जगह को अभी हम लोग मुर्शिदाबाद के नाम से जानते हैं, वो वही मुर्शिद कुली खां के नाम से, और औरंगजेब की परमिशन से ये सब हुआ। तो वही मोहम्मद हादी यानी मुर्शिद कुली ने लगभग 1700 से 1700 से लेकर 1727 तक उन्होंने बंगाल को संभाला। इस दौरान जितना मुगल कमजोर होता गया, क्योंकि सन 1700 में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की आपसी टकरार, मुगल प्रिंस या राजकुमारों का जो आपसी लड़ाई है, इससे मुगल और कमजोर होता गया। और यहाँ पे बंगाल में मुर्शिद कुली की ताकत बढ़ने लगा, और वो यहाँ पे अपना नवाबी का स्थापना किया। वो बने बंगाल के पहले नवाब। वही मुर्शिद कुली वही मुर्शिद कुली खान ने 1700 से 1727 तक बंगाल में एक अलग सा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने कायम किया। हालांकि इन लोगों ने इंडिपेंडेंस या आजादी की घोषणा किया नहीं था, लेकिन आजाद तरीके से वो राज कर रहे थे, ठीक है। द्रोणाज आईएएस आपके लिए लेकर आया है नॉर्थ बंगाल में ही, यानी सिलीगुड़ी में ही आपको दिल्ली वाला वाइब्स मिलेगा।
यूपीएससी प्रिपरेशंस अगर आप लेना चाहते हो तो अब आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिलीगुड़ी में बैठकर ही आपको दिल्ली वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिल्ली वाला जो मटेरियल्स है, अपडेटेड मटेरियल्स और जो भी प्रिपरेशंस आप लेना चाहते हो उसमें अप टू डेट सपोर्ट आपको द्रोणाज आईएएस में ही मिलेगा। तो द्रोणाज आईएएस आपको मिलेगा कॉलेज पारा हाथी मोड़ में, द्रोणाज के मेन बिल्डिंग है। आपको अगर कोई भी इंक्वायरी हो आप स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, जहां पे आपको प्रिलिमिनरी, मेंस और वाइवा तक पूरा गाइड आपको मिलेगा। साथ में आपको एसे राइटिंग, इंटरव्यू गाइडेंस या फिर ये जो आंसर राइटिंग के लिए जो अलग से गाइडेंस, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर चाहते हो कि यूपीएससी के लिए आपको प्रिपेयर होना है तो आप अभी नॉर्थ बंगाल में बैठकर ही आप अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो। तो ये जो मुर्शिद कुली खान थे, मुर्शिद कुली खान ने सन 1700 से लेकर 1727 तक उन्होंने बंगाल को संभाला। तो इन 27 सालों में ये जो मुर्शिद कुली खान है उन्होंने एक अलग सा स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली नवाबी का स्थापना किया। लेकिन जब सन 1727 में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हुआ तो मृत्यु से थोड़ी दिन पहले मुर्शिद कुली खान ने क्या किया, मुर्शिद कुली खान ने अपने जो सन इन लॉ है, सन इन लॉ के बेटे को यानी अपने ग्रैंडसन को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना। तो उनका जो सन इन लॉ वो थे शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, क्योंकि मुर्शिद कुली खान के खुद के कोई बच्चे मतलब बेटा नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए मुर्शिद कुली खान ने क्या किया था, मुर्शिद कुली खान ने अपने सन इन लॉ का बेटा यानी अपने जो ग्रैंडसन है सरफराज खान, उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना। शुजाउद्दीन मोहम्मद खान वाज द सेकेंड नवाब ऑफ बंगाल। लेकिन जो मैंने अभी कहा कि मुर्शिद कुली खान ने चुना किसको, मुर्शिद कुली खान ने चुना सरफराज खान को। लेकिन यहाँ पे हम लोग सेकेंड नवाब बोल रहे हैं किसको, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान को, यानी सन इन लॉ को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। तो फिर ऐसे क्यों कह रहे हैं कि ये जो शुजाउद्दीन मोहम्मद खान थे उन्होंने शादी किया था जैनाब उन निसा बेगम से और अजमत उन निसा बेगम, जिसे हम लोग जिन्नत उन निसा बेगम भी कहते हैं। ठीक है, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने मुर्शिद कुली खान की दो बेटी जैनाब उन निसा बेगम और अजमत उन निसा बेगम को हम लोग जिन्नत उन निसा बेगम के नाम से भी जानते हैं, तो इन दोनों से शादी किया था और सरफराज खान के नाम का एक बच्चा उनको हुआ था। ठीक है, तो शुजाउद्दीन मोहम्मद खान और जिनतुन निसा बेगम, इन दोनों ने यानी जिनतुन निसा यानी अजमत ये थी, इसने जन्म दिया था किसका, सरफराज खान का। क्लियर है, तो मुर्शिद कुली खान का सन इन लॉ शुजाउद्दीन, शुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खान। तो मुर्शिद कुली खान ने अपनी मृत्यु से पहले इसी सरफराज खान को अपना उत्तराधिकारी चुना। लेकिन ये बात जब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान को पता चला, ये बहुत ज्यादा नाखुश हुआ। शुजाउद्दीन मोहम्मद खान मन ही मन सोच कर रखे थे कि वो नवाब बनेंगे। जब सरफराज खान के नवाब बनने का न्यूज मतलब जो मिला शुजाउद्दीन मोहम्मद खान को, जब उसको पता चला कि उसके ससुर मुर्शिद कुली खान ने उसके बजाय उसके बेटा यानी सरफराज खान को चुना है, उसके ग्रैंडसन को उसने चुना, तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। ठीक है, तो इसीलिए शुजाउद्दीन मोहम्मद खान वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को सिंहासन पर बिठाने के बारे में उन्होंने सोचा। तो यहाँ पे अब एक ऐसा सिचुएशन बन चुका था, मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो चुका था, सरफराज खान को सिंहासन पर बिठाया गया जैसा नवाब मुर्शिद कुली चाहते थे। लेकिन अब बीच में टांग अड़ाने लगे कौन, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। वो विशाल फौज लेकर हाजिर हुए मुर्शिदाबाद। तो ये जो सिचुएशन था, परिवार में आपसी लड़ाई होने का संभावना था, सिविल वॉर होने की संभावना था। तो इस तरीके की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मुर्शिद कुली खान की बेगम, उन्होंने क्या किया, मुर्शिद कुली खान की बेगम ने ये जो शुजाउद्दीन मोहम्मद खान है
उसको सिंहासन पर बैठने के लिए कहा और सरफराज खान को एडवाइस किया कि वो अपने पिता के लिए सिंहासन छोड़ दे। सरफराज खान भी नहीं चाहते थे कि उसके परिवार में आपसी लड़ाई हो, तो इसीलिए ये जो मुर्शिद कुली खान की विधवा थी, बेगम थी, उनके कहने पर सरफराज खान पीछे हट गए और शुजाउद्दीन मोहम्मद खान यानी सन इन लॉ, इनके सिंहासन पर बैठना तय हो गया। क्लियर है, कहानी समझ में आया होगा। तो ठीक इसी तरीके से ये जो शुजाउद्दीन मोहम्मद खान है वो बने बंगाल के दूसरे नवाब। पहला नवाब मुर्शिद कुली खान सन 1700 से लेकर 1727। अब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान जिसने 1727 से लेकर 1739 तक उन्होंने राज किया। और उनका बेटा कौन? उनका बेटा था सरफराज खान, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। सरफराज खान शुजाउद्दीन का ही बेटा था, यानी मुर्शिद कुली खान का ग्रैंडसन था। तो ये परिवार में आपसी लड़ाई होते होते बच गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, 1728 में शुजाउद्दीन मोहम्मद खान जब सिंहासन पर बैठ चुके थे तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने शुजाउद्दीन प्रोमोटेड मोहम्मद अली ऑफ राजमहल एंड एंटाइटल्ड हिम एज अली वर्दी खान। ये एक नया पॉइंट आप लोगों ने यहां पे सीखा। सन 1727 में मुर्शिद कुली की मृत्यु होता है, सरफराज को सिंहासन पर बिठाया जाता है, लेकिन मुर्शिद कुली की विधवा ने परिवार में आपसी लड़ाई को दूर रखने के लिए सरफराज को पीछे हटने को कहा और शुजाउद्दीन को नवाब बनाया गया। शुजाउद्दीन नवाब बनते ही उन्होंने क्या किया, मुहम्मद अली नाम का एक शख्स जिन पर उनको काफी भरोसा था, उन्हें अपना फौजदार यानी जनरल बनाया, यानी सेनापति बनाया। राजमहल राजमहल एरिया का मतलब जो राजमहल एरिया का उनको फौजदार बनाया गया था। और शुजाउद्दीन मोहम्मद खान उनसे इतना ज्यादा संतुष्ट थे या खुश थे कि उन्हें अली वर्दी खान का टाइटल दिया। ठीक है, तो इतिहास में जिस बंदे को हम लोग अली वर्दी खान के नाम से जानते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एक नया पॉइंट सीखा कि अली वर्दी खान का असली में नाम था मोहम्मद अली। और उन्हें अपॉइंट किसने किया, उन्हें शुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने अपॉइंट किया, ये हम लोगों को अभी पता है। तो वही 1733 में he was assigned as the नायब नजीम यानी डेप्यूटी सूबादार ऑफ बिहार। उसी पर सुल्तान शुजाउद्दीन मोहम्मद खान को बहुत भरोसा था और शुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने ही उन्हें बिहार का डेप्यूटी सूबादार बना दिया। ठीक है, 1733 में। और ये वो अलीवर्दी खान है, आप उसका पिक्चर यहाँ पे आप देख सकते हो। तो वही अलीवर्दी खान लगभग 1 साल बाद, ठीक है, तो ये जो शुजाउद्दीन मोहम्मद खान थे यानी नवाब थे, उन्होंने उसे शुजाउल मुल्क, हसेमुद्दौला, महाबत जंग इस तरीके के टाइटल्स दिए। यहाँ पे आप देख सकते हो शुजाउल मुल्क टाइटल दिया था, जिसका मतलब होता है हीरो ऑफ द कंट्री, देश के हीरो। देश के हीरो ऑब्वियसली उन्हीं को कहेंगे जिस पर वो बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, बहुत ज्यादा वो क्या बोलते हैं, उनसे संतुष्ट थे, खुश थे। हसेमुद्दौला यानी सोर्ड ऑफ द स्टेट, महाबत जंग, हरार इन द वर्ल्ड। तो इस तरीके के जो टाइटल्स है अली वर्दी के लिए इस्तेमाल किया था किसने, नवाब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। इस तरीके के पॉइंट से हम लोगों को क्या पता चलता है, नवाब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान अली वर्दी खान पर बहुत भरोसा करते थे। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि यही बंदा क्या करता है इस परिवार के साथ। 1733 में शुजाउद्दीन मार्च बिहार सूबा विथ बंगाल। ये वाला एक इंपॉर्टेंट और नया पॉइंट आप लोगों ने जाना। जैसा कि मैं वादा करता हूं मेरे हर एक वीडियो में आपको बहुत सारे नए नए और इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको जानने को मिलेगा। 1733 में शुजाउद्दीन ने बिहार को बंगाल के साथ मार्ज किया। ठीक है, ही अपॉइंटेड अलीवर्दी खान नायब सूबादार ऑफ आजिमाबाद यानी पटना। तो पटना का उस समय नाम क्या था, आजिमाबाद। ये वाला एक नया पॉइंट आप लोगों ने सीखा। तो वही बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने अलीवर्दी खान को पटना यानी आजिमाबाद का नायब सूबादार बनाया
यानी उस एरिया की जिम्मेदारी पूरी तरीके से उस पर सौंपा गया और मुगल सम्राट के परमिशन के तहत नवाब शुजाउद्दीन ने बंगाल और बिहार को एक साथ किया और पूरे इलाके की जिम्मेदारी अब शुजाउद्दीन खान मोहम्मद खान पर था। ऐसा चलता रहा, लेकिन कहानी में परिवर्तन आया जब शुजाउद्दीन की मृत्यु हुआ 26 अगस्त 1739 को। जैसा थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि सन 1700 से 1727 मुर्शिद कुली खान, 1727 से लेकर 1739, 1727 से लेकर 1739 तक कौन? सरफराज खान। 1727 से 1739 सरफराज खान, ठीक है। तो अगेन ascended to the Masnad as the Nawab of Bengal on 13 March 1739 with the title of अलाउद्दीन हैदर जंग। तो जब शुजाउद्दीन की मृत्यु होता है तो फिर से शुजाउद्दीन का वही बेटा सरफराज, जो पहले कुछ दिनों के लिए नवाब बना था लेकिन अपने पिता से झगड़ा नहीं करना था, इसीलिए वो पीछे हट गया था। तो जब उसके पिता की मृत्यु हुआ, वो फिर से यानी सरफराज फिर से सिंहासन पर बैठ जाते हैं, ठीक है। और सिंहासन पर बैठने के बाद क्या टाइटल लिया था? अलाउद्दीन हैदर जंग, ठीक है। तो 1739 में वो सिंहासन पर बैठा, लेकिन बात यह है कि सरफराज को लंबा समय तक शासन करने का मौका मिला नहीं। 1739 में उसके पिता की मृत्यु हुआ, वो सिंहासन पर बैठा यानी सरफराज सिंहासन पर बैठा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसको मरना पड़ा। क्यों मरना पड़ा, वही कहानी अभी हम लोग बात करेंगे। ये जो बंदा था सरफराज खान, इसका अगर पर्सनल कैरेक्टर हम लोग देखें तो ये एक रिलीजियस इंसान था। रिलीजियस मैटर्स इसकी प्रायोरिटी था, रिलीजियस मैटर्स में ही ये उलझा रहता था और अपने नायब नजीम सिपा सालार इन्हीं पर सारा पावर, सारी जिम्मेदारी सौंपकर ये हमेशा रिलीजियस मामलों में डूबा रहता था। तो इससे हुआ क्या, ये एक कमजोर शासक के रूप में जाने जाने लगा। तो दूर से बैठकर सरफराज खान की कमजोरी पर नजर बनाकर रखा कौन? वही शख्स जिसके ऊपर सरफराज के पिता बहुत ज्यादा मेहरबान थे, यानी अजीमाबाद के गवर्नर अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान ने पटना से सरफराज खान की कमजोरी पर नजर बनाकर रखा था और जब उसे मौका मिला उसने चैलेंज किया, उसने हमला किया। तो ये जो बंदा था सरफराज खान, वो एक्सट्रीमली पायस, धार्मिक, रिलीजियस था और मॉडरेट रूलर था और इसने अपना सब कुछ, अपना सारा पावर अपने नजीम और नायब नजीम को सौंप कर रखा था और रिलीजियस यानी धार्मिक मैटर में ही ये उलझ कर रहा। और दूर से ये सब देख रहा था कौन? दूर से ये सब देख रहा था अलीवर्दी खान पटना से बैठकर। तो उसने सरफराज की कमजोरी का फायदा उठाया और अलीवर्दी खान बहुत ज्यादा हाईली एम्बिशियस था। वो चाहता था कि अब अजीमाबाद तक वो सीमित ना रहे, वो अब पूरे बंगाल पर अपना कंट्रोल, अपना कब्जा चाहता था। इसीलिए दिन था 10 अप्रैल 1740, उसने क्या किया था? उसने चैलेंज कर दिया सरफराज खान को और हुआ एक लड़ाई जिसे हम लोग बैटल ऑफ गिरिया कहते हैं। बैटल ऑफ गिरिया, जिसमें उसने शुजाउद्दीन मोहम्मद का बेटा सरफराज खान को मार दिया। ये वही शुजाउद्दीन मोहम्मद है जिसने अलीवर्दी खान को इतना ज्यादा उसने बढ़ा किया था, मतलब बहुत ज्यादा उसने उसको बैकिंग दिया था। अब वही अलीवर्दी ने अपने मालिक शुजाउद्दीन के बेटे सरफराज को मार दिया और खुद बंगाल के चौथे नवाब बन गए, ठीक है। तो अब अलीवर्दी खान बन गए बंगाल के नवाब और बंगाल के ये जो लड़ाई उसने जीता, लड़ाई जीतते ही पूरा बंगाल और बिहार पर उनका कब्जा हुआ, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो मैप में, ये है बंगाल और ये है बिहार। बिहार ये प्रेजेंटली झारखंड है, मतलब ये पूरा एरिया अब किसका है? अब ये अलीवर्दी खां का है। लेकिन उस समय बंगाल का एक और हिस्सा था जिसे आज हम लोग ओडिशा के नाम से जानते हैं, इस पर कब्जा करना अब भी बाकी था। दिन था 3 मार्च 1741। तो उस समय ये जो एरिया आप यहाँ पे देख सकते हो, इस एरिया का कंट्रोल जिसके पास था उसका नाम था रुस्तम जंग। ये रिश्ते में सरफराज खान का बहुत करीबी था, एक रिलेटिव लगता था। तो पहले उसने
बंगाल और बिहार पर कब्जा किया। अब ओडिशा पर कब्जा करने के लक्ष्य से उसने रुस्तम जंग पर हमला किया। एक लड़ाई हुआ यहाँ पे, बैटल ऑफ फुलवारियो, और उसके बाद ओडिशा पर उसका पूरा कब्जा हुआ आला अलीवर्दी खान का। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये भी जाना कि धीरे धीरे अलीवर्दी खान इस पूरे एरिया, जिसके बंगाल कहते थे उस समय, पूरे बंगाल का कब्जा उसने कर लिया। अलीवर्दी खान पूरे बंगाल का अब नवाब बन बैठा था। अलीवर्दी खान को चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। लेकिन हमेशा से समय एक जैसा नहीं होता। अलीवर्दी खान के शासन काल में मराठाओं ने हमला किया। मराठा हमला भारत सॉरी बंगाल के हिस्ट्री में कितना भीषण था या है या हुआ था, इसका हम लोगों को प्रमाण मिलता है। बंगाल में बच्चों को जब सुलाया जाता है, माँ उनके लिए लोरी सुनाते हैं बच्चों को, तो उसमें भी इन मराठा हमलों का जिक्र है। और ये जो मराठास थे उनका जो हिस्सा हमला करने आता था, यानी ये जो फौज था, इसको कहते थे बर्गीज। तो ये जो बंगाल में बच्चों को सुलाने के लिए माँ लोरी गाते हैं या जो भी गाते हैं, उसमें ये बर्गी हमले का जो डिस्कशन है वो यहाँ पे है। तो अलीवर्दी खान ने भले ही एक विशाल एरिया पर कब्जा कर लिया था अलीवर्दी खान ने, लेकिन अब ओडिशा के रास्ते बंगाल में ये मराठाओं का हमला शुरू हो चुका था। ठीक है, तो ओडिशा के रास्ते बंगाल में मराठाओं का हमला हो रहा था और लगभग 1742 में यह हमला शुरू हुआ। 1742 से लेकर लगभग 1751 तक रेगुलरली बंगाल में मराठा रेड चलता रहा। और इस दौरान 1747 में जो मराठा रेड्स था उसमें लीड कर रहे थे कौन? रघुजी भोसले। ठीक है, तो वो जो रघुजी भोसले थे उन्होंने बंगाल पर हमला किया था और इस दौरान ओडिशा के थ्रू वो बंगाल में घुसे थे। जब मराठा रेड शुरू हुआ, ओडिशा के थ्रू ये रेड शुरू हुआ, तो उस समय वहां के जो सूबेदार थे मिर्जाफर ने क्या किया था? मराठा रेड को रोकने के बजाय वो अपना फौज लेकर चुपचाप बैठे रहे। यानी मराठाओं से लड़ने की हिम्मत उस समय मिर्जाफर ने नहीं दिखाई। जब ये बात बंगाल के नवाब अलीवर्दी को पता चला तो वो मिर्जाफर पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। तो अलीवर्दी ने क्या किया? मुगल सम्राट से बात करके मुगल आर्मी के मदद से जब वहां से रघुजी भोसले और मराठाओं को निकाल दिया, उनको हराया, भगा दिया, और इसके लिए जो लड़ाई हुआ था वो लड़ाई उन्होंने जीता था और इस लड़ाई को कहते हैं बैटल ऑफ बर्दवान। ठीक है, तो बैटल ऑफ बर्दवान में जब नवाब अलीवर्दी मुगल फोर्स के साथ मिलकर मराठाओं को बंगाल से भगाने में कामयाब हुए, उसके बाद बहुत गुस्से में आकर नवाब अलीवर्दी खान ने क्या किया था? मीर जाफर को डिसमिस किया था। क्यों? मीर जाफर उस समय ओडिशा के सर सूबेदार या सूबेदार थे, लेकिन मराठा रेड में जब मराठा रेड चल रहा था, लड़ने के बजाय मीर जाफर चुपचाप बैठे थे, कुछ नहीं किया। तो इसीलिए जब सब कुछ खत्म हुआ, अलीवर्दी खान ने मीर जाफर को उस पोस्ट से डिसमिस कर दिया। अब ये जो अलीवर्दी खान है, इनका अगर पर्सनल लाइफ हम लोग अगर देखें, अब धीरे धीरे हम लोग मेन पॉइंट पे आ रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि कहां पे साइलेंट रेवोल्यूशन ऑफ बंगाल का डिस्कशन चल रहा था और कहा हम लोग हैं। अब धीरे धीरे हम लोग मेन पॉइंट में आ रहे हैं। ध्यान देना कि मीर जाफर के साथ अलीवर्दी खान का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था। वो तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि अलीवर्दी ने मीर जाफर को डिसमिस कर दिया क्योंकि उसने मराठाओं के खिलाफ कायरता का प्रदर्शन किया था। अब ये जो अलीवर्दी खान है, इसका अगर हम लोग पर्सनल जीवन थोड़ा सा देखें तो वहां पे देखो नॉर्मली उस समय क्या होता था, इन मुसलमान रूलरों का या पावरफुल लोगों का, इनके बहुत सारी बीवियां होते थे। तो अलीवर्दी खान का बस एक ही बीवी थी। अलीवर्दी ने एक ही शादी किया था, शरफुन्निसा। ठीक है, तो अलीवर्दी और शरफुन्निसा का कोई बेटा नहीं था, कोई लड़का इनका नहीं था, लेकिन 3 बेटी थी। एक का नाम था मेहरुन्निसा, लेकिन इतिहास में वो घसेटी बेगम के नाम से जानी जाती है। बहुत ही
फेमस, अब मतलब विख्यात बोल सकते हो, कुख्यात ज्यादा ही बोल सकते हो। तो बड़ी बेटी मेहरुन्निसा यानी घसेटी बेगम, मंझली बेटी मायमूना बेगम बीच में, और अमीना बेगम यानी सबसे छोटी बेटी, और उनका खुद का कोई बेटा नहीं था। तो तीन बेटी, ये आप देख सकते हो घसेटी बेगम का एक चित्र आप यहाँ पे देख सकते हो। घसेटी बेगम की शादी किया गया था नवाजिश मोहम्मद खान से, ठीक है, नवाजिश मोहम्मद खान जो ढाका के नायब नजीम हुआ करते थे, ठीक है। तो ढाका के बहुत ही वेल्दी पावरफुल शख्स नायब नजीम थे ढाका के, कौन थे? नवाजिश मोहम्मद खान। बीइंग चाइल्डलेस, द कपल एडॉप्टेड इकरान उद्दौला। अब क्योंकि इनका खुद का कोई बेटा नहीं था, ये घसेटी बेगम ले लो और नायब नजीम ढाका के नवाजिश मोहम्मद खान ले लो, ये जो कपल था, इन कपलों के इन इस मतलब ये जो कपल था, इनके खुद का कोई बेटा नहीं था। ये जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा, छोटी बेटी अमीना बेगम, इसका जो बेटा था, इसका बेटा नाम था इकराम उद्दौला, उसको इन लोगों ने गोद लिया था, एडॉप्ट किया था। लेकिन हुआ ये था कि ये जो बच्चा था इकराम उद्दौला, इसकी भी बहुत ही जल्दी स्मॉल पॉक्स के कारण मृत्यु हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने, क्योंकि ये लोग चाइल्डलेस थे, इनका खुद का कोई बच्चा नहीं था, फिर भी इन्होंने एक बच्चे को, मतलब अपने बहन, छोटी बहन अमीना बेगम के बेटे को इन्होंने गोद लिया था, लेकिन वो भी स्मॉल पॉक्स में चल दिया। उसके बाद नवाजिश मोहम्मद यानी उसके जो शौहर था, घसीटी बेगम की पति, उसका भी कम उम्र में देहांत हुआ और वो विधवा बन गई। लेकिन इस दौरान अपने पति जो ढाका के नायब नजीम थे, उसका वास्ट अमाउंट ऑफ वेल्थ घसीटी बेगम को मिला, और इसी वेल्थ के सहारे आगे की बंगाल पॉलिटिक्स में उन्होंने बहुत कुछ किया था, ठीक है। मतलब एक बंगाल के इतिहास में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल महिला के तौर पे हम लोग उनको देखेंगे, आगे इसके बारे में चर्चा होगा। तो जो भी हो, घसेटी बेगम विधवा हुई, बच्चा अडॉप्ट किया, बच्चा मर गया, फिर पति की भी मृत्यु हुआ। जो मंझली बेटी थी माइमुना बेगम, उनकी शादी हुआ था सैयद अहमद सलात जंग से, ठीक है, जो पूर्णिया के गवर्नर थे। बड़ी बेटी की शादी ढाका के पावरफुल नायब नाजिम से किया गया था। मंझली बेटी की शादी अहमद सौलत जंग से किया गया था, जो पूर्णिया के गवर्नर थे, ठीक है। और ये जो कपल था मायमूना बेगम और सैयद अहमद का, इनका बेटा था शौकत जंग। आगे की पॉलिटिक्स में ये नाम भी वापस आएगा, शौकत जंग। जो छोटी बेटी थी अमीना बेगम, उनकी शादी हुआ था जैनुद्दीन अहमद खान, जिन्हें हम लोग मिर्जा मोहम्मद हाशिम के नाम से भी जानते हैं। और छोटी बेटी का जो शौहर था, वो था पटना का गवर्नर। बड़ी बेटी ढाका के नायब नाजिम की बीवी, बीच की बेटी मतलब मंझली बेटी पूर्णिया की गवर्नर की बेगम, और छोटी बेटी पटना के गवर्नर के बेगम। तो अच्छे अच्छे जगह पर तीनों की शादी करवाया था, बाप था, करवाना पड़ा अच्छा अच्छा शादी। तो जो भी हो, ये तो हुआ। अब अमीना बेगम और जैनुद्दीन अहमद खान, इनको तीन बच्चे हुए। सिराजुद्दौला, जिनको हम लोग इतिहास में सभी ने सुना है, इकराम उद्दौला, याद है ना वो इकराम उद्दौला जिसको घसेटी बेगम यानी बड़ी बेटी उसने अडॉप्ट किया था और स्मॉल पॉक्स के कारण इसकी मृत्यु हुआ था, और मिर्जा महदी। तो जो भी हो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सिराज उद्दौला। तो ये जो अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान के खुद का कोई बेटा तो था नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी छोटी बेटी अमीना बेगम का जो लड़का है सिराजुद्दौला, उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना। और यहां से पॉलिटिक्स चेंज होने वाला था, पॉलिटिक्स यहां से चेंज होने वाला था। सिराजुद्दौला को ये जो अलीवर्दी खान थे, वो फॉर्चून चाइल्ड मानते थे। परिवार में सिराजुद्दौला को फॉर्चून चाइल्ड माना जाता था। ये इसीलिए ये जो सिराजुद्दौला थे, वो अपने ग्रैंडफादर अलीवर्दी खान के बहुत करीब हुआ करते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा करीब हुआ करते थे। तो सिराजुद्दौला ने लंबे समय तक अपने यंग एज में
अलीवर्दी खान के साथ समय बिताया और उनके साथ मराठाओं के खिलाफ कुछ एक्सपीडिशंस में भी उन्होंने साथ निभाया था। ठीक है, तो अलीवर्दी खान और उनके ग्रैंडसन सिराजुद्दौला के बीच में शुरुआत से बहुत अच्छा क्लोज करीबी रिश्ता था। यानी अलीवर्दी खान अपने बाकी सारे बच्चों, मतलब वहां पे जो उसके परिवार के जितने भी बच्चे हैं उनको छोड़कर सिराजुद्दौला के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा सा ज्यादा ही था। तो हुआ ये कि सन 1750 में भी सिराजुद्दौला ने एक बार अपने ग्रैंडफादर यानी अलीवर्दी खान के खिलाफ विद्रोह करके पटना को कब्जा कर लिया था, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने सरेंडर किया था। और ताज्जुब की बात यह है कि अलीवर्दी खान ने सिराजुद्दौला को माफ कर दिया। ठीक है, माफ कर दिया। क्यों माफ किया? क्योंकि उनसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो जो भी हो, मई का महीना था, साल था 1752। अलीवर्दी अब बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे, तो उन्होंने क्या किया था, अलीवर्दी खान ने सिराजुद्दौला को अपना सक्सेसर डिक्लेयर किया कि मेरे बाद सिराजुद्दौला को नवाब बना दो। और ये जो सिराजुद्दौला के लिए अलीवर्दी खान का जो प्यार था, परिवार के बाकी लोगों को ये हजम नहीं हुआ। खासकर कि अलीवर्दी की सबसे बड़ी बेटी, याद होगा, घसेटी बेगम। घसेटी बेगम, शौकत जंग जो बीच वाली बेटी थी, मैमूना बेगम का बेटा शौकत जंग, ये लोग ये डिसीजन को मानने के लिए राजी नहीं थे। तो जो भी हो, 1752 में अलीवर्दी ने घोषणा किया कि मेरे बाद सिराजुद्दौला मेरा उत्तराधिकारी होगा। अच्छी बात है। और अलीवर्दी खान की 9 अप्रैल 1756 में उनकी मृत्यु हुआ। सुबह का 5 बजा था, लोगों को पता चला नवाब अलीवर्दी अब रहे नहीं। तो नवाब की मृत्यु हुआ। उस समय तक नवाब की उम्र हो चुका था 80, बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। तो सुबह के 5 बजे वो चल बसे। वो तो चले गए और सिराजुद्दौला को नॉमिनेट तो पहले ही किया गया था, अब सिराजुद्दौला को नवाब बनाया गया। और ये जो सिराजुद्दौला को नवाब बनाया गया या नॉमिनेट किया गया था या जो भी था, इसमें परिवार वाले बहुत ज्यादा जेलस थे, खास करके घसेटी बेगम, घसेटी बेगम और मीर जाफर। मीर जाफर की कहानी तो मैंने बताया था। अलीवर्दी खान के टाइम पे जब मराठाओं ने रेड मारा था, ये डरपोक मीर जाफर लड़ा नहीं मराठाओं के साथ, तो उसको उस समय अलीवर्दी खान ने बहुत बुरा भला कहा था और उसे उसके पोस्ट से हटा दिया। जगत सेठ, जो उस समय मेहताब चंद थे, जगत सेठ एक्चुअली किसी का नाम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि जगत सेठ किसी का नाम है, एक्चुअली वो नहीं। जगत सेठ एक परिवार का नाम है। जगत का सेठ, इस परिवार के पास बहुत धन दौलत पैसा हुआ करता था। तो जगत सेठ अपने पैसे के दम पर उस समय वहां के पॉलिटिक्स में एक रसूख रखते थे। तो जगत सेठ भी सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल हुए। शौकत जंग जो सिराज के काजिन थे, सिराज की मौसी माइमुना बेगम का बेटा, तो ये सभी लोग सिराजुद्दौला के सिंहासन मिलने की खबर से या जो ये हुआ था इससे ये लोग खुश नहीं थे, खास करके घसेटी बेगम। जैसे मैंने कहा कि घसेटी बेगम के पति थे ढाका के नायब नजीम और बहुत पैसा छोड़कर गए थे। लेकिन जब घसेटी बेगम ने इन पैसों का बुरा इस्तेमाल करना शुरू किया, वो भी सिराजुद्दौला के खिलाफ, सिराजुद्दौला ने उनके सारे धन दौलत पर कब्जा कर लिया और घसेटी बेगम को उन्हीं के पैलेस मोती झील में नजरबंद करवा दिया। सिराजुद्दौला के खिलाफ उसी पैलेस में कॉन्स्पिरेसी शुरू हुआ, जिसमें शामिल होते थे ये मीर जाफर, जगत सेठ, शौकत जंग और भी बहुत सारे लोग। और इनके साथ आकर ज्वाइन किया था बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और कंपनी के तरफ से आए थे कौन? रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला को जब ये सब पता चला, उन्होंने ये जो कॉन्स्पिरेसी सर्कल बन रहा था इसको तोड़ा, बाकी सब लोगों को वार्निंग देकर छोड़ दिया। लेकिन ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया, दिलचस्पी दिखाया, ये सिराज को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिससे सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो ऑलरेडी एक बिटर रिश्ता बन चुका था वो और ज्यादा खराब हुआ। उसके बाद तो हम सभी को पता है
साल 1756 20 जून सिराजुद्दौला ने कैलकाटा पर चढ़ाई किया, कैलकाटा पर कब्जा किया, कैलकाटा का नाम बदल कर रखा अलीनगर, और उसी रात को लगभग 146 लोग सिराज के हत्थे चढ़े। उन्हें फोर्ट विलियम के नीचे में एक छोटा सा तहखाना, उसमें बंद किया गया। अगले दिन सुबह जब खोला गया, 146 में से सिर्फ 23 जीवित थे, बाकी सबकी मृत्यु हुआ था। इस घटना को हम लोग ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। ब्लैक होल ट्रेजेडी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूं, जो वहां पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आपने अगर मिस किया है जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत काम की चीज या इंफॉर्मेशन वहां पे आपको मिलेगा। या तक कि सुभाष चंद्र बोस भी उस घटना से कैसे जुड़े हैं ये भी आपको उस वीडियो में पता चलेगा, तो जरूर देखिएगा। ये जो सिराजुद्दौला थे, उनका नॉमिनेशन से इसी परिवार में झगड़ा शुरू हुआ, जेलसी शुरू हुआ, और सिराजुद्दौला ने क्या किया था, सिराजुद्दौला ने मोती झील पैलेस में अपने ही मौसी घसेटी बेगम को बंदी बनाकर रखा था। मीर जाफर को बहुत ज्यादा बुरा भला कहा था। कहते हैं जगत सेठ को तो सिराजुद्दौला ने थप्पड़ तक मारा था, और शौकत जंग के लिए तो सिराजुद्दौला ने अलग सा ट्रीटमेंट रखा था। तो नवाब ऑल्सो अपॉइंटेड मीर मदन एज मीर बख्शी इन प्लेस ऑफ मीर जाफर। मीर जाफर के जगह पर मीर मदन को अपॉइंट किया गया था। ठीक है, मीर जाफर के जगह पर जब उसको अपॉइंट किया गया था, तो इससे मीर जाफर को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया था। तो जो भी हो, सिराज सप्रेस्ड शौकत जंग को भी सप्रेस किया था। पूर्णिया में वो गवर्नर थे, और वहां पे एक संघर्ष में शौकत जंग मारे गए। तो सिराजुद्दौला ने एक एक करके अपने सारे विरोधियों को धीरे धीरे ट्रीटमेंट दिया, ठंडा कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा विरोधी कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और हम लोगों को पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी मिर्जाफर का मदद लेना मतलब ठीक समझा, क्योंकि मिर्जाफर को चाहिए था बदला नवाब सिराजुद्दौला से। तो उसी मिर्जाफर के मदद से एट लास्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को हरा दिया। तो मीर जाफर ने बिट्रे किया था उस लड़ाई में, जिसे हम लोग बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। 1757 23 जून को यह लड़ाई हुआ था, जिसे बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। और इस लड़ाई के बाद जब ब्रिटिश जीत चुके थे, तो सिराजुद्दौला को हराने के लिए ये जो मीर जाफर ने विश्वासघात किया, उसी विश्वासघात का प्राइस मीर जाफर को मिला। मीर जाफर को सिंहासन पर बिठाया गया। 23 जून 23 जून हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। कुछ दिनों बाद शायद 27 जून को मीर जाफर को सिंहासन पर बिठाया नवाब के तौर पे। ठीक है, कुछ दिनों बाद यानी 2 जुलाई एक न्यूज आता है, जिसमें यह पता लगा कि सिराजुद्दौला को मुर्शिदाबाद के पास धुलियान नाम के जगह पर देखा गया है। उन्हें अरेस्ट किया गया। फिर जब कंफर्म हुआ, तो मोहम्मद अली बेग ने मीर जाफर के बेटे मीरन के आदेश पर सिराजुद्दौला को मार दिया। ठीक है, तो मीर जाफर ने सिग्नल दिया अपने बेटे मीरन को, और मीरन ने अपने फॉलोअर मोहम्मद अली बेग को कहा कि उसको मार दो, सिराज को मार दो। तो सिराजुद्दौला को मार दिया गया। जब मीर जाफर सिंहासन पर बैठा, तो पहले कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छे से चला। फिर जब मीर जाफर ने ये रियलाइज किया कि ये जो कंपनी है, कंपनी ने मुझे बस एक पुतला बनाकर छोड़ दिया। ना मीर जाफर के पास प्रेस्टीज था, ना उसके पास पैसा था, क्योंकि सारा पैसा तो ईस्ट इंडिया कंपनी लूट लिया। ठीक है, तो इसके ऊपर मीर जाफर के ऊपर क्या किया गया था? मीर जाफर के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जेब भरो। इसके ऊपर मीर जाफर पर रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन भी प्रेशर बना रहे थे, हमें भी पैसा चाहिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर से पैसा लिया, और रॉबर्ट क्लाइव या एडमिरल वाटसन जैसे जो लोग थे, इन्होंने भी मीर जाफर से दबा के पैसा लिया। बंगाल का तिजोरी बिल्कुल खाली हो गया। बस नाम के वास्ते नवाब थे मीर जाफर, कोई पावर नहीं, कोई प्रेस्टीज नहीं। प्रेस्टीज क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने अपने लोगों से धोखा किया था। तो जो भी हो,
मीर जाफर अब धीरे 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 ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश लोगों से वो ऊब रहा था, तो उसको अब लोहे से लोहे को काटना था, यानी खुद तो हरा नहीं सकते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो क्या किया जाए कि विदेशियों को भगाने के लिए विदेशी मदद लिया जाए। तो वो खुद कैसे करे, तो इसीलिए उन्होंने मदद लिया खोजा वजीद नाम के एक आर्मेनियन मर्चेंट का। कि इस बंदे के मदद से उसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी से संपर्क साधा। ठीक है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी से उसने संपर्क साधा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, और बीच में मिडिलमैन कौन बना, खोजा वजीद। और खोजा वजीद ने ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब मीर जाफर के बीच में वो डील करवाने लगा था। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव भी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कोई कच्ची खिलाड़ी मतलब ये लोग नहीं थे, उनको इस डील के बारे में पता लगा। तो मीर जाफर जो कि एक कावर्ड इंसान था, उसे धमकाकर वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ने के मूड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, तो इसीलिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर हमला किया गया। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये जो लड़ाई हुआ, इस लड़ाई को हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ बेदारा। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ने के मूड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थे, तो इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमला किया, दोनों के बीच में 1759 में एक लड़ाई होता है जिसे हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ बेदारा। तो इस दौरान एक पॉइंट और बता दूं, मीर सैयद कासिम जो कि मीर मोहम्मद राजी खान का बेटा था, उसने मीर कासिम के नाम से वो जाना जाता है, उसने फातिमा बेगम से शादी किया जो मीर जाफर की बेटी था। ठीक है, बेटी थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो रॉबर्ट क्लाइव थे, क्लाइव अपने देश वापस गए तो उनके जगह पर आए थे हेनरी वैंसीटर्ट। ध्यान से देखो कि एक तरफ मीर जाफर ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलकर विश्वासघात किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को बैटल ऑफ बेदारा 1759 में हरा दिया, और फिर क्लाइव चले गए वापस अपने देश। उनके जगह पर कौन आए थे, उनके जगह पर आए थे हेनरी वैंसीटर्ट। हेनरी वैंसीटर्ट ने प्रपोज किया कि ये जो मीर जाफर है ना, ये अब नवाब के तौर पे हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो अब कोई काम कर ही नहीं पा रहा था, उल्टा हर कामों में टांग अड़ा रहा है। तो क्यों ना हम लोग मीर जाफर को हटाकर उसके सन इन लॉ मीर कासिम को, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बताया कि मीर कासिम ने मीर जाफर की बेटी फातिमा बेगम से शादी किया था, तो उसी मीर जाफर के सन इन लॉ मीर कासिम को क्यों ना मीर जाफर के जगह पर बिठा दिया जाए और उसे डेप्यूटी सूबादार बनाया जाए, क्योंकि हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो मीर जाफर से भी ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद साबित हो। और ऑलरेडी मीर जाफर ने बैटल ऑफ बेदारा के जरिए ये शो कर दिया था कि वो अब ब्रिटिश के लिए काम का रहे नहीं। तो जो भी हो, ये जो हेनरी वैंसीटर्ट ने जो प्रपोजल दिया था, यही से शुरू होता है हमारा आज का टॉपिक, यानी द साइलेंट रेवोल्यूशन ऑफ बंगाल। तो हेनरी वैंसीटर्ट के प्रपोजल के तहत मीर जाफर को सिंहासन से हटाया जाएगा और मीर कासिम को बिठाया जाएगा। मीर कासिम राजी हो चुके थे, तो इसीलिए हेनरी वैंसीटर्ट के प्रपोजल के तहत अक्टूबर का महीना था 1760, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, मीर जाफर पर प्रेशर डाला। रात को सोने गए मीर जाफर, नवाब बंगाल के लोगों के लिए उस दिन नवाब तो थे मीर जाफर, और मीर जाफर जब सोने गए, दिन खत्म हुआ, तो उसी रात को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे पैलेस को घेर लिया। मीर जाफर जो कि एक डरपोक इंसान थे, उनको उनके बेडरूम में उनके नींद से जगाया गया और उनको चॉइस दिया गया, या फिर या तो वो सिंहासन छोड़ दे, मसनद छोड़ दे, नवाबी छोड़ दे और अपने सन इन लॉ को अपना नवाब स्वीकार कर ले, वरना वो उनके साथ क्या किया जाएगा ये उनको पता है। तो मीर जाफर ने डर के मारे सिंहासन मसनद छोड़ दिया और चुपचाप बिना शोर शराबा, बिना कोई लड़ाई,
बिना एक बूंद खून गिरे तख्ता पलट हुआ। रात को सोने गए नवाब मीर जाफर, सुबह पब्लिक को पता चला कि हमें एक नया नवाब मिल चुका है जिसे कहते हैं मीर कासिम। ये जो रातों रात तख्ता पलट हुआ, किसी को कोई पता नहीं चला, कोई शोर शराबा नहीं, कोई खून खराबा नहीं, एक बूंद खून नहीं गिरा और सब कुछ चेंज हुआ। इस घटना को कहा जाता है बंगाल के इतिहास में द साइलेंट रेवोल्यूशन ऑफ बंगाल। आशा करता हूं सबको ये घटना समझ में आया होगा और बंगाल के नवाबों के इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के थ्रू आपको मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली एक आप लाइक कीजिएगा। आपको अगर कुछ सुझाव है या कुछ क्वेश्चन है आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। द्रोणाज आईएएस के साथ आप जुड़िए। इस तरीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट मजेदार पॉइंट्स और बहुत कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम लोग हाजिर होंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।